यहाँ मैं गीतकार होने की हैसियत से भी नहीं आया हूँ, लेखक होने की भी हैसियत से नहीं आया हूँ, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने की हैसियत से आया हूँ, जो थोड़े समय पहले ऐसे ही किसी कैंपस में चलता था। और जब आपके कैंपस में आया तो मुझे राही मासूम रजा साहब याद आते हैं कि जिनसे हम छूट गए अब वो जहाँ कैसे हैं, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मका कैसे हैं, ऐ सबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, अब उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे। वाह। धड़कते हुए हिंदुस्तान की आधी आबादी भी बैठी हुई है, मेरे नौजवानों, मेरे बड़ों, लेकिन सबसे पहला प्रणाम आपको जिन्होंने अपनी कोख में आकार देकर मुल्क पैदा किए, जमहूरियतें पैदा की, हम जैसों को बनाया है, पैदा किया। सबसे पहला प्रणाम, सबसे पहला स्वागत आपका। भगत सिंह जी की जन्म जयंती समारोह है। सरदार भगत सिंह संधू, वो भगत सिंह जिन्होंने मिट्टी खेलने की उम्र में जलियांवाला बाग की लाल मिट्टी अपने माथे पर मरना सीख लिया था। वो भगत सिंह जिन्होंने क्रांति का सूरज उगाने के लिए खेतों में बंदूकें बोना शुरू कर दिया था। वो भगत सिंह जिनकी आवाज की आग से आज भी हम क्रांति की लाल मशाल जलाते हैं, निकल पड़ते हैं। वो भगत सिंह जो आज भी आपके बाजुओं में धड़कते हैं, हमारे सीनों में धड़कते हैं। और वो भगत सिंह जिनके ख्वाब में समाजवादी हिंदुस्तान था, सोशलिस्ट हिंदुस्तान था, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, सब बराबर हो, जहां योग्यताएं प्रतिभाओं का आधार हो, सम्मान का आधार हो, जातियां नहीं। सवाल ये है कि क्या हम भगत सिंह के सपनों के हिंदुस्तान के निर्माण में अपना योगदान दे पा रहे हैं? क्या हम बना पा रहे हैं भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान? क्या वो समाजवादी परंपरा बो पा रहे हैं भारत में, जिसकी प्रक्रिया कब से शुरू हो गई थी और कितने लोग आए? एक नया शब्द चलन में है, राष्ट्रवाद। मैं इसे इनकार नहीं करता, इसमें कोई खराब बात नहीं है, राष्ट्रवादी होना अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्रवाद को समझने के लिए यह आवश्यक है कि यह समझा जाए कि राष्ट्र क्या है। अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत भूमि का एक एक कण राष्ट्र है। जल, जंगल, झील, पशु, पक्षी, नदी, नाले, मैं, आप, हम सब राष्ट्र हैं। और इसी राष्ट्र के प्रति समर्पण, इसी राष्ट्र के प्रति प्रेम, इसी राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना ही राष्ट्रवाद है। लेकिन इसी मुल्क में और इसी मुल्क के किसी प्रांत में किसी सड़क पर दौड़ाई जा रही दो नग्न बहनों को देखने के बाद भी अगर हम खामोश हैं तो हमारा राष्ट्रवाद झूठा है। किसी कैंपस में छात्रों की छातियों पर पड़ रहे कोड़ों के बाद अगर हम आवाजें नहीं ऊंची कर पा रहे हैं, अलगार नहीं उठा पा रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमारा राष्ट्रवाद झूठा है। हजारों हजार साल पहले सबरी के झूठे भेद खाकर सच्चे समाजवाद की परिभाषा देने वाले भगवान राम, और आज उन्हीं सबरी के वंशधरों को उन्हीं राम के मंदिर में जाने से रोक दिया जा रहा है। अगर इसके खिलाफ हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। देश के पहले व्यक्ति को, प्रथम नागरिक को जाति के आधार पर राम के मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। इसके खिलाफ खड़ा होना ही भगत सिंह होना, इसके खिलाफ बोलना ही भगत सिंह होना। वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अजीब आदमी था, अजीब आदमी था वो। कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, अजीब आदमी था। वो मुफलिसों से कहता था कि दिन सुधर भी सकते हैं, मुजाहिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के तो ताज है, पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, तुम मुझसे चांद मांग ले, मैं चांद लेके आऊंगा। अजीब आदमी था। अगर आप किसी संस्थान में हो, किसी कैंपस में हो और आपको हेड करने वाला अपने आप को तानाशाह समझने लगे, अपनी बकौती मनवाकर अपनी जिद थोपने लगे और आप विरोध करने के लिए खड़े नहीं हो पाते, आवाजें नहीं उठा पाते, तो आप भगत सिंह के सपने का भारत नहीं बना रहे। अक्सर सवाल होता है कि हम उतनी प्रगति क्यों नहीं कर पाए जितने और मुल्क कर गए। कभी विचार किया है? क्योंकि हमने भगत सिंह की आंखों से ख्वाब देखने बंद कर दिए, क्योंकि हमने हिंदुस्तान की आधी आबादी के एक पांव में प्लास्टर बांध दिया।
हमने उन्हें चलने से रोक दिया। जो हाथ हिंदुस्तान की तकदीर बुन सकते थे, हमने उन्हें स्वेटर बुनने में मसरूफ कर दिया। जो हथेलियां चांद चून सकती थी, हमने उनमें आटे की लोई थमा दी। हमने उन्हें चूल्हे तक महदूद कर दिया। अभी लॉकडाउन लगा सर, मैं गांव में था और 3 महीने घर पे था, मुझे लगता है सभी लोग रहे होंगे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ अपनी छटपटाहट में, जब अपने घर में था, मुझे तो ईश्वर ने बड़ा सा घर दिया है, बड़ी सी कोठी दी है, बहुत सारे घर हैं जीवन दुनिया में। तब मुझे एक बात समझ आई कि मेरी माएँ, मेरी चाचियां जो पिछले 30 साल से लॉकडाउन झेल रही, उनका लॉकडाउन कब खत्म होगा, उन्हें हमने कब तक ऊपर आने की। और ये जो आधी आबादी बैठी है ना सर, ये बहुत बहुत कमाल की ऊर्जा है इनमें। अल्ट्रासाउंड की मशीनों से बचते बचाते, लेकिन इनकी लड़ाई बड़ी कठिन है। इन्हें सबसे लड़ना है। हमारे बनिस्बत इनकी बहुत मुश्किल लड़ाई। अल्ट्रासाउंड की मशीनों से बचते बचाते अगर ये जमीन पर आ भी जाए, तो इनकी लड़ाई सड़क पर, समाज में चलते हुए तमाम गंदी नजरों से, ट्रेन में, बसों में, फबतियों से, अपने ही आंगन में अपने भाई के बनिस्बत अधिक अनुशासन से भी है इनकी लड़ाई। लेकिन इन्हीं में मादा है, इन्हीं में ऊर्जा है कि जब इन्होंने उस लड़ाई को अंगीकार करके, स्वीकार करके अपने ताव तेवर को धार दिया, तो मनु भास्कर बन के सारे निशाने मेडल पर लगे। आकाश पर अंतरिक्ष में पड़ी, साइना नेहवाल के रॉकेट में बिजली बनकर उतरी। हमें ये सुधारने की आवश्यकता। और मेरे नौजवान साथियों, जो भगत सिंह को अपनी मूंछों में, अपने ताव में, अपने बाजू में महसूस करते हो, लड़की माँ हो, बेटी हो, दोस्त हो, बहन हो, प्रेमिका हो, जब तुम्हारे साथ चले तो उसे ये भरोसा देना कि देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा। तब समझना कि तुम भगत सिंह के भारत को बड़ा कर रहे हो, भगत सिंह के भारत के समाजवाद को, उनकी समाजवादी सोच को विस्तार दे पा रहे हो। और एक चीज और मैं कह दूं, जिस राष्ट्र में और जिस राष्ट्रवाद में समाजवाद घुला हुआ नहीं है, वो राष्ट्र और वो राष्ट्रवाद उस गुड़िया की तरह है, जो चलती भी है, बोलती भी है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। बिना समाज के और बिना समाजवाद के कोई राष्ट्रवाद पूर्ण नहीं होता। भगत सिंह होने का अर्थ है मनसा वाचा कर्मणा में फर्क ना होना। कथनी और करनी के अंतर को आप जितना कम करते जाएंगे, उतना भगत सिंह होते जाएंगे। आप सब जानते हैं, एक बार किसी ने, प्राणनाथ मेहता उनके वकील थे, और उनसे कहा गया, कई लोगों ने सुझाव दिए कि अगर आप एक पत्र लिख दोगे बरतानिया हुकूमत को कि आपको फांसी ना हो, आपकी बहुत जरूरत है देश को, तो आपकी फांसी रुक सकती है, भी बहुत जरूरी है, आप देश के लिए बहुत आवश्यकता है आप। खैर, चंद्रशेखर आजाद भी चाहते थे, उनकी पार्टी के जो अगुआ थे वो भी चाहते थे कि भगत सिंह जी थोड़ा और रहें। और यही कारण हुआ कि जब पहली बार मीटिंग हुई असेंबली में बम कांड की, तो उन्हें सब लोगों ने रोक दिया कि नहीं, आपको तो नहीं जाना है, अभी तो आपको रुकना है, आपकी बहुत आवश्यकता है इस मुल्क। सुखदेव को ये बात पता चली। अच्छा, ये वो दिन थे जब कोई लड़की, कोई महिला भगत सिंह से प्रभावित होकर उनके संगठन की ओर बढ़ी चली आ रही थी, उनके संगठन के कार्यों में रुचि लेने लगी थी। लोग कहते हैं उन्हें प्रेम था, वो भी क्यों ना। 5 फुट 10 इंच का बांका छरहरा नौजवान, शानदार, खूबसूरत, अच्छा बोलने वाला, अच्छा योद्धा, अच्छा लड़ाका, जिसके विचारों में धार थी, हो गया होगा प्रेम, इसमें क्या खराब बात है। सुखदेव ने उलाहना दिया। सुखदेव ने कहा कि ये क्रांति के रास्ते से भटक गए हैं, इनकी क्रांति कमजोर हो गई है, ये प्रेम की आसक्ति में। भगत को बड़ा दुख हुआ। भगत सिंह ने दोबारा वो मीटिंग आहूत की और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। वो गए और जाने से पहले उन्होंने सुखदेव को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा, मित्र, आप जिस आधार पर मुझे उलाहना दे रहे हो, प्रेम इतनी खराब बात नहीं है। प्रेम से व्यक्ति पायस हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उन्होंने मेजनी का उदाहरण दिया, इटली के क्रांतिकारी। वो व्यक्ति जब उसकी सारा संगठन खत्म हो गया, सारे साथी मारे गए, सारी ऊर्जा ढह गई, वो परारी काटने लगा, भागने लगा, जब उसे लगा कि वो नहीं सफल हो पा रहा है, उसी वक्त उसकी प्रेमिका का खत उसे मिला, चिट्ठी मिली। उसकी प्रेमिका ने कहा, यार अबे तुम ही तो थे जिसको देख कर लगता था साला मेरा वाला आजाद करा लेगा देश, तुम भी थक के बैठ गए, तुम भी नहीं कर पाओगे, मैं किस पर नाज करूंगी, किसके लिए बोलूंगी कि मेरा वाला लड़ सकता है, मेरा वाला। फिर मेजनी खड़ा हुआ और उसने अपने मुल्क
के लिए जो किया वो इतिहास है। भगत सिंह ने कहा प्रेम में इतनी ताकत है। उन्होंने सुखदेव से कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि क्रांति और प्रेम को अलग करके देखते हैं, मैं नहीं देखता। मुझे लगता है प्रेम से बड़ी क्रांति और प्रेमी से बड़ा क्रांतिकारी संभव नहीं है। उन्होंने सुखदेव से कहा कि आप अपनी वैचारिक आदर्शवाद को थोड़ा नरम करिए, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी में। प्रेम करने वालों से घृणा मत करिए। प्रेम करना खराब बात नहीं है, प्रेम करना बहुत पायस बात है, बहुत पवित्र बात है। और प्रेम सबके दिल पर दस्तक देता है, कभी ना कभी धड़कता है, कब आएगा ये किसी को नहीं पता। खैर, तो जब उनसे कहा गया कि आप चिट्ठी लिख दें, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। अपनी फांसी के 3 दिन पहले उन्होंने खत लिखा बरतानिया हुकूमत को, और उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से आरोप है कि हमने आपके किंग जॉर्ज पंचम के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। यकीन करिए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है ये सुनते हुए कि मैंने जॉर्ज पंचम के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, यानी अंग्रेज जाति और हिंदुस्तान के बीच एक युद्ध कायम है। और इस लिहाज से अगर हम योद्धा हैं और युद्धबंदी हैं तो हमें फांसी नहीं दी जानी चाहिए। हम क्रांतिकारी हैं, हमें गोली से उड़ाया जाना चाहिए। अपनी फौज भेजिए, हम पर गोलियां चलवाइए। हम अपराधी नहीं है कि हमें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। ये होना है भगत सिंह। आज के आंदोलन देखता हूं, विवेक ने बहुत अच्छा आंदोलन चलाया देश में। जहां भी स्टूडेंट मूवमेंट है, अगर आवाज आती है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहां पहुंचूं। लेकिन कुछ एक लोगों को सर छोड़कर, हालांकि ये बात भी बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि पूरे भारत की अगर चुनावी प्रक्रिया को आप देखें, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, तो 10,000 विधायक और 543 सांसद ही हैं। तो अगर 4 लोग लड़ने वाले और ईमानदारी से लड़ रहे हो, भारतीय लोकतंत्र की झंडा बरदारी कर रहे हो, तो आप बहादुर हो, आप कायर नहीं। और हर समाज में बहादुरों की संख्या बहुत कम होती है। आप लड़ रहे हो तो आप योद्धा हो। जब मैं भीड़ देखता हूं तमाम विश्वविद्यालयों में, अजीब सा माहौल हो गया सर। क्रांति, मेरा मानना है कि प्रेम का गुलाबी रंग जब गाढ़ा होता है तो लाल, क्रांति का लाल बन जाता है। यहाँ पे प्रेम, यहाँ पर क्रांति इतनी कमजोर हो गई है कि गुलाबी से सफेदी की तरफ चली है। क्रांति जुलूस के आगे चल रहे कैमरों के अधीन हो गई है। आग की तरफ फड़कने वाली भुजाएं जुड़कर प्रणाम बन रहे हैं। क्रांति किन कांधों पर नाज करे, किन के सीनों में एल्गार फूके, किन पर अपना भरोसा रखे। आप सोचिए कि अगर यही रहा तो एक दिन ये उठने वाली आवाजें खामोश हो जाएंगी। लोकतंत्र हम मुर्दा होते जा रहे लोगों के अकर्मण्यता तले दबकर थपक कर मर जाएगा। मेरी मम्मी कहती है कि सच भी कहे जाने के लिए ढूंढता है, तड़फड़ाता है, छटपटाता है। अगर विषय सही है, अगर मुद्दे सही है, तो आपको बढ़कर आगे आना होगा। याद रखिए, सनद रहे, कानून को दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है। और बहरों को सुनाने के लिए आवाजें ऊंची करनी। मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि जागते रहना और सबको जगाते रहना, जागते रहना और सबको जगाते रहना, दिल की आवाज से आवाज मिलाते रहना। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, इसलिए कोई सो न सके गीत वो गाते रहना। ले आए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे भाई संभाल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे मेरे भाई दिखाओ। क्योंकि न हम सल्फास खाते हैं, न हम फांसी लगाते हैं। जरूरत हो तो फिर हम जान की बाजी लगाते हैं। विचारों को कहां दुनिया में कोई कैद कर पाया? वो पागल है हवाओं पर जो पाबंदी लगाते हैं।